आपको याद भी नहीं होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ के साथ इस देश में चल रहा है। आप यकीनी तौर पर भूल चुके होंगे कि इस देश में पब्लिक सेक्टर को कौड़ियों के मोल किसने बेचा, कैसे बेचा, और इस देश के भीतर में कैसी परिस्थिति नौकरी करने वाले लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ देर के लिए आपको याद जरूर आया होगा कि दरअसल महंगाई है और बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो ऐसी महंगाई पहले तो नहीं थी, लेकिन कुछ क्षण के बाद आप उसे भी भूल चुके होंगे। आपके जहन में अब यह सवाल ही नहीं होगा कि क्या वाकई पुरानी पेंशन ठीक या आने वाले वक्त में नई पेंशन जो मिलेगी वह ठीक है। आपके जहन में सवाल यह होना भी नहीं चाहिए कि इस देश के भीतर का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वह कैसे डगमगा चुका है। यह सवाल आपके जहन में होना ही नहीं चाहिए बैंकों की कंगाली हालत जो बढ़ती चली जा रही है, उसका बोझ किसी दूसरे तीसरे पर नहीं बल्कि वहां के खाता धारकों पर ही डाला जाता है। यानी आम लोग कैसे परेशान हैं, किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, आपके लिए यह मुद्दा होना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर एक बड़ी प्लानिंग सत्ता भी कर रही है और विपक्ष भी कर रही है। लोगों के जहन में सिर्फ अब एक ही सवाल बचना चाहिए, 2024 को लेकर क्या होने वाला है। और उस दिशा में बढ़ते हुए कदम में सरकार खुद को ही अगर विपक्ष के तौर पर घोषित कर दे और सरकार कहे इस बात को बार बार सामने आकर कि देखिए हम जब नहीं आए थे उससे पहले कौन सी परिस्थिति इस देश के भीतर हुआ करती थी, तो आपके जहन में यह सवाल ही नहीं उठेगा कि बीते 9-10 वर्षों में इस देश में क्या कुछ घटा है और जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार होगा कौन। यह सवाल बहुत दूर की गोटी हो चली है कि अब कोई भी राज्य सरकार, चाहे वो छत्रपों के तौर पर हो या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की सत्ता वहां पर चल रही हो, वह बीजेपी की है, कांग्रेस की है या फिर अलग अलग राजनीतिक दलों की है, मैसेज एक बहुत साफ है, सत्ता अब गंवानी नहीं है। और सत्ता अगर एक बार गंवा दी गई तो उसके बाद सत्ता मिलेगी नहीं, और सत्ता नहीं मिलेगी तो फिर जो पैसे की पाइपलाइन होती है वो कट जाएगी। और पैसे की पाइपलाइन सिर्फ कटती नहीं है बल्कि उसकी एवज में विपक्ष के साथ खड़े होकर सड़कों पर जब आप विरोध की आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कि आपके शरीर पर पुलिसिया लाठी पड़नी शुरू हो जाए। जो आज बिहार में हुआ, पटना की सड़कों पर जो कुछ हुआ, उसमें बीजेपी के एक कार्यकर्ता को इतनी लाठियां पड़ी कि जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने कहा यह मर चुका है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा दरअसल यह लाठीचार्ज से नहीं मरा है, यह तो छज्जू बाग में बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था, वहां से इसको उठाकर अस्पताल ले गए हैं। हालांकि डीएम ने यह नहीं कहा कि वह शख्स मर गया है, लेकिन जब मरे हुए शख्स का जिक्र हुआ और पत्रकारों के सवाल आए तो उन्होंने कहा कि मरने वाले के शरीर पर कोई भी लाठी या कोई चोट का निशान नहीं था। मौत किस रूप में परिभाषित की जाए राजनीतिक तौर पर यह पहला सवाल आपके जहन में आज उठ रहा होगा। और इससे पहले पश्चिम बंगाल के भीतर कितनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी थी, बावजूद इसके 40 से ज्यादा मौत हो गई और तकरीबन 18 जिले ऐसे थे जो धू-धू कर जल रहे थे। लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा कर्मी वहां पर हरकत में क्यों नहीं आए, यह सवाल शायद किसी के जहन में आया नहीं। और जहां सवाल आया वहां पर पता चला कि दरअसल जो गरीब इलाके हैं वहां पर अब रोजगार का मतलब राजनीति में आना ही है। तो क्या इस देश के भीतर में दो प्लानिंग बहुत तेजी से इस दौर में अपने आप हो चली है, क्योंकि किसी के पास इस देश में रोजगार देने का कोई फार्मूला बचा नहीं है। इस देश के भीतर में उत्पादन कैसे बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जरिए नौकरियां कैसे मिले, इसका कोई विजन आपको देश में नजर आएगा नहीं। महंगाई को लेकर जो परिस्थिति गांव से लेकर शहरों तक है, उसके भीतर अगर आप कहीं फंस गए तो आपकी जेब खाली है और उसके बाद आप समझ नहीं पाएंगे कि कमाई होती नहीं है और महंगाई ने दिन दहाड़े आपकी मौत की स्थिति लाकर खड़ी कर दी है।
लेकिन यह सारे सवाल कहां मायने रखते हैं? नई परिस्थिति यह है कि अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक तौर पर आपको वो सारी सहूलियतें मिलती चली जाएंगी। और सहूलियत मिलने का मतलब क्या होता है? सहूलियत मिलने का मतलब यह होता है कि इस देश के भीतर में जो सरकार के अधीन नौकरियां हैं वहां पर वो अपने लोगों को बैठा देगी। वो दिल्ली में एचआरडी मिनिस्ट्री भी हो सकती है, वो राज्य स्तर पर नौकरियों देने की परिस्थिति भी हो सकती है, वो शिक्षकों की भर्ती भी हो सकती है, वो अलग अलग तरीके से नौकरियों को देने की परिस्थिति में ला सकती है। हमें लगता है कि आज दो तीन बातों को 2024 से जोड़कर ही देख लीजिए। और यह देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके पीछे और इसके आगे कोई दूसरा नहीं खड़ा है, हम आप ही खड़े हैं। तो आपको सचेत होना होगा, आपको यह समझना होगा कि इस देश के भीतर में कुछ लोगों के पास कितना पैसा क्यों आ गया, इस दौर में सिस्टम राजनीतिक क्यों हो गया। इस देश के भीतर में जो इकोनॉमी पहले चलती थी जिसमें एक सवाल था कि कोई अगर करप्ट है और करप्ट अगर पकड़ा गया तो उससे सवाल जवाब भी होंगे और सजा भी मिलेगी, यह बात उम्मीद के तौर पर ही देखी जाती रही होगी। लेकिन एक झटके में इस देश के तमाम संस्थानों का ढहना, सरोकार का खत्म होना और संघीय ढांचा चरमरा जाना, इन तीन परिस्थिति में राज्य दर राज्य हमें लगता है अब इस परिस्थिति को समझने की जरूरत है कि 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम किस प्लानिंग के साथ बढ़ रहे हैं। इसमें इस देश के भीतर में छत्रप हो या विपक्षी राजनीतिक दल हो, एक बात वो समझ चुके हैं कि दरअसल अगर सत्ता में 2024 में नहीं लौटे तो 2024 के बाद की परिस्थितियों में मोदी सत्ता उन्हें जीने नहीं देगी। शुरुआत तो टैक्स के जरिए, जीएसटी के जरिए हुई थी, लेकिन वह धीरे धीरे जिस तरीके से पनप रही है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर कोई मायने नहीं रखेगा और यह खुला खेल कृषि रिफॉर्म या कृषि के 3 काले कानूनों के जरिए उभर कर इस देश के सामने आ गया। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर में जो प्राइवेटाइजेशन है और जो कॉर्पोरेटाइजेशन है उसमें व्यापारी, छोटे व्यापारी हो या छोटे परचून की दुकान खोलने वाले ही क्यों ना हो, जिन्होंने भी जीएसटी जिस रूप में भी कराया है उस पर नकेल कैसे कसी जा सकती है और वह चू भी ना कर पाए, ऐसी परिस्थिति कानून के जरिए क्यों नहीं बना दी जाए। तो इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में अब जीएसटी को लाया जा चुका है, जिसकी छिटपुट आवाज आपको अलग अलग जगहों पर सुनाई दे रही होगी। लेकिन इन दोनों तीनों परिस्थितियों के समानांतर एक क्षण के लिए दोबारा आपको उस राजनीतिक जमीन पर बार बार खड़ा होना ही पड़ेगा जहां पर आप ही का वोट इस लोकतंत्र को जिंदा रखता है और आप ही के वोट के जरिए कोई राजनीतिक दल सत्ता में आता है, वह अपनी नीतियों को बनाता है, उन नीतियों के आश्रय मैसेज देता है कि जो हमारे साथ खड़े हैं उनके लिए तो सब कुछ रेड कारपेट की तरह और बाकी रेड कारपेट के नीचे दफन कर दिए जाएंगे। हम जब इस सिलसिले को कह रहे हैं तो आइए परत दर परत, हमें लगता है शुरुआत तो इलाहाबाद में हुए लाठीचार्ज से एक क्षण के लिए करनी चाहिए। जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, जबरदस्त तरीके से छात्रों के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद समूचे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल हो गया और उत्तर प्रदेश के भीतर उस दौर में अखिलेश यादव निकल पड़े। अखिलेश यादव के साथ युवाओं की पूरी भीड़ थी। विधानसभा के चुनाव हुए, किसी को समझ नहीं आया कि 80-20 का खेल कब कैसे किस रूप में हो गया और किस तरीके से जो इलाहाबाद में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था एक झटके में हर कोई भूल गया। दूसरी तस्वीर आपके सामने बिहार की उभरनी चाहिए जहां छात्र सड़क पर थे। उस समय बीजेपी और नीतीश कुमार सत्ता में थे। छात्रों के बीच कोई दूसरा नहीं गया, मौजूदा वक्त के डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव गए और तेजस्वी यादव ने उस वक्त एक छात्र से फोन लिया, फोन लगाया, डीएम एसपी से बात की और उन्होंने फोन पर ही कहा और सब कुछ टेलीकास्ट लाइव हो रहा था। किस तरीके से लगा था कि छात्रों के उम्मीद के आश्रय तेजस्वी यादव खड़े हैं। लेकिन एक झटके में उसके बाद तुरंत तत्काल की परिस्थिति में आ जाइए जब पटना की सड़कों पर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई कुटाई खुले तौर पर बिहार की वही पुलिस कर रही थी जो इससे पहले आरजेडी के नेताओं को मारा करती थी।
यानी पहला मैसेज यह है कि जो सत्ता में रहेगा सिस्टम उसी का रहेगा, और पुलिस जो है सिर्फ सत्ता की सुनेगी और उसके अलावे किसी की नहीं सुनेगी। यह पहला मैसेज निकलता है। क्योंकि इसके बाद उत्तर प्रदेश के भीतर कई बार छात्र निकल कर आए, लेकिन सब जान चुके थे पता नहीं किसके घर पर बुलडोजर कब चल जाएगा, और छात्र होने के बावजूद भी उस पर जो आरोपों की फेहरिस्त होगी वह शायद उनकी अपने जीवनचर्या को लेकर डिगाने वाली हो सकती है। तो पहला मैसेज बहुत साफ है, जिसकी सत्ता है उसी का कानून है, उसी कानून के मातहत पुलिस की पूरी पहल है। दूसरी स्थिति बंगाल की निकलती है। बंगाल के भीतर जितने भी सुरक्षा कर्मियों की मांग की गई उससे कहीं ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती इस पंचायत चुनाव के भीतर होकर आई। लेकिन इस पंचायत चुनाव के भीतर बावजूद इसके गांव-गांव में जिस तरीके की हिंसा हुई, और हिंसा में 40 से ज्यादा मौतें हुई, उन मौतों और उस सिलसिले ने एक बात और उजागर कर दी कि भारत के भीतर में अब हर गरीब किसी भी हालत में उस राजनीति में दखल चाहता है जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए पैसा मुहैया करा पाए। तो राजनीति में रुचि जागना, राजनीति के साथ खड़े हो पाना, सत्ता के साथ आंख मिचौली नहीं बल्कि आंख मिला के अब साथ चलने की परिस्थिति को पैदा करना, यह 3-4 परिस्थिति एक झटके में बताती है कि इस देश के भीतर अगर आप राजनीति के करीब नहीं है तो फिर कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। वो लोकतंत्र का कोई भी पिलर ही क्यों ना हो, चाहे वो चौथा पिलर मीडिया ही क्यों ना हो। क्योंकि बंगाल ने यह भी देखा कि 10 जर्नलिस्टों पर एफआईआर इसलिए दर्ज कर दी गई क्योंकि उन्होंने कहा लिखा कि वंदे भारत पर हमला हुआ था, और उनके खिलाफ एक एक्ट के तहत आईटी 2000 का एक्ट था, उसके तहत तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी। और देश के जो तमाम, उसको गोदी मीडिया आप कहिए जो कहिए, लेकिन जिस भी रूप में उसे देखना चाहते हैं, उससे पहला मैसेज यही निकला कि अगर आप सत्ता के साथ खड़े होकर सत्ता के लिए बोल नहीं सकते हैं तो आपकी हर बात सत्ता के खिलाफ है, और यह बात उस दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को लाभ पहुंचा देगी जो कि सत्ता पाने के लिए आपकी घेराबंदी कर रहा है। यानी बंटने बांटने, नफरत मोहब्बत और इन सब के बीच टारगेट पर लेने की बिल्कुल एक नई परिस्थिति इस समाज के भीतर राज्य दर राज्य आती चली गई। दिल्ली ने देखा है मोदी की सत्ता को, किसानों के आंदोलन को कुचलने की प्रक्रिया को देखा है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांटे लगवा दिए थे किसानों की राह के बीच में। देखा गया है कि जंतर मंतर से न्याय पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ क्या कुछ दिल्ली के बीचों बीच हुआ। देखा गया है कि योगी आदित्यनाथ के दौर में छात्रों पर कैसा लाठी चार्ज हुआ। देखा गया है कि बिहार में जब तेजस्वी सत्ता में थे और सत्ता में नहीं थे, दोनों परिस्थितियों की लाठी चार्ज को भी परख लिया गया, लेकिन दोनों परिस्थिति में मुख्यमंत्री कोई तीसरा नहीं, नीतीश कुमार थे। देखा गया इस दौर में जो तेलंगाना के भीतर रैली के ऊपर लाठीचार्ज का होना और आंसू गैस छोड़ा, तेलंगाना को भी देखा गया है। देखा गया महाराष्ट्र के भीतर भी और देखा गया बंगाल के भीतर भी। यानी प्रांत दर प्रांत पहला मैसेज यही है कि सत्ता पर नकेल ढीली पड़नी नहीं चाहिए, और ढीली नहीं पड़ने देने का मतलब है कि लोकतंत्र को परिभाषित हम अपने हिसाब से करेंगे। और अपने हिसाब का मतलब यह है कि जिस कानून का जिक्र आप करना चाहते हैं उस कानून के दायरे को समझने के लिए आपको सत्ता के राजनीतिक मिजाज और उसकी राजनीतिक जरूरतों को समझना होगा। मोदी सत्ता इस देश की राजनीतिक सत्ता से हटना नहीं चाहती है, तो क्या नीतीश कुमार हटना चाहते हैं? क्या ममता बनर्जी हटना चाहती है? क्या केसीआर हटना चाहते हैं? क्या एकनाथ शिंदे वहां हटना चाहते हैं? कौन हटना चाहता है? क्या अशोक गहलोत हटना चाहते हैं? क्या भूपेश बघेल हटना चाहते हैं? लेकिन इन तमाम जगहों पर लोकतंत्र के उस पिलर को ही आज जरा टटोल लीजिए। इन तमाम राज्यों में कितने पत्रकारों पर किस राज्य में कितनी एफआईआर हुई, कितनों को जेल में डाला गया, कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई, यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो नौकरशाही है उसमें जो सत्ता के साथ नहीं था उसमें कितनों की ट्रांसफर पोस्टिंग लगातार होती रही, कितनों को शंट किया गया, कितनों को दरकिनार किया गया, कितनों को प्रमोशन दे दिया गया और कितनों को अपने करीब लाकर उनके जरिए काम कराने की परिस्थितियां पैदा कर दी गई।
और तीसरी परिस्थिति जो न्यायपालिका से जुड़ी है, उसमें निचली अदालतों की भूमिका, हाईकोर्ट के भीतर से उसकी सहमति असहमति के परिचय, और इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ न्याय और उम्मीद के आसरे देखना और ताकना। यानी एक झटके में परिस्थिति को जरा पलटिए। जहां पर आप खड़े होंगे, हो सकता है अगर आप गांव में हैं, पंचायत में है, तो आपके लिए पंचायत प्रमुख सबसे बड़ा शख्स होगा। अगर जरा से आगे जिले में निकलेंगे तो हो सकता है वो विधायक ही आपके लिए इस दौर में सबसे ताकतवर शख्स हो। उसके आगे निकलेंगे तो कहीं किसी सांसद की कोई पूछ हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, अन्यथा आप मुख्यमंत्री की तरफ देखने की दिशा में बढ़ेंगे ही। इसके अलावे आपके पास कोई चारा बचेगा नहीं, और होते होते दिल्ली पहुंचिएगा तो फिर मोदी सत्ता यहां पर बैठी हुई है। तो राज्य दर राज्य एक एक शख्स की जो मौजूदगी इस राजनीतिक व्यवस्था को अपने अनुकूल करने की हो चुकी है, उसमें क्या मायने रखता है कि इस देश के भीतर में लगभग 5.5 करोड़ लोग बीते 3 बरस के भीतर ही नौकरियों को या तो गवा बैठे हैं या बेरोजगारी की लाइन में खड़े हुए हैं। क्या मायने रखता है? क्या मायने रखता है इस दौर में जो पेंशन का पैसा था और जो जमा पूंजी थी उसको निकाल कर घर को चलाना है, और यह आंकड़ा निकल कर आता है तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों का इस देश के भीतर में। क्या फर्क पड़ता है अगर इस देश के भीतर का कोर सेक्टर डगमगाया हुआ है, उसकी अपनी ग्रोथ इतनी भी नहीं हो पा रही है कि वह इस देश में जो हायर एजुकेशन को कर कर निकलते हैं उनके लिए कोई एक जमीन तैयार कर सके कि वह अपना योगदान अपनी पढ़ाई के बाद वह दे सके। क्या फर्क पड़ता है इस देश के भीतर में किसान की लागत डीजल से लेकर बीज और खाद तक, और माल को किसान अपने खेत से मंडी तक ले जाने की परिस्थिति में लागत लगभग 3 गुना ज्यादा इस दौर में बढ़ गई। क्या फर्क पड़ता है? यानी लागत भी ना मिल पाने की परिस्थिति में आय दुगनी की बात तो एक जुमला नहीं है, यह दरअसल एक दर्दनाक घाव है इस देश के भीतर में। क्या फर्क पड़ता है कि अगर इस देश के करप्ट ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट अगर तैयार की जाए, और वो लिस्ट किसी दूसरे से नहीं बल्कि जो आईएएस का संगठन है उसी से मांगी जाए, जो आईपीएस का संगठन है उसी से मांगी जाए, जो इस देश की अदालतों में जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई और जो भी शिकायत गई है उन्हीं से ली जाए, जो सीवीसी है उसी से मांगा जाए कि बताइए तो सही कितने करप्टर क्या है। और जब उनकी फहरिस्त आपके सामने निकल कर आए कि 200 से ज्यादा इस देश के भीतर में ऐसे वरिष्ठ अधिकारी करप्ट हैं जिनके मामले अलग अलग जगहों पर दर्ज हैं, लेकिन वह महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, तो फिर आप और हम कहां खड़े होंगे और क्यों खड़े होंगे? अगर ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में आ गई है तो लोकतंत्र के उस समूचे ढांचे को एक क्षण के लिए जरा समझने की कोशिश कर लीजिए कि डेमोक्रेसी जस्ट चेक एंड बैलेंस का नाम है, उसको पूरे तरीके से इस दौर में चकनाचूर कर दिया गया। और मैसेज यही दिया गया कि दरअसल किसी भी राज्य की राजनीतिक सत्ता और उसका मुखिया ही सब कुछ है। सब कुछ, सब कुछ का मतलब होता है सब कुछ, एब्सोल्यूट पावर। और यह एब्सोल्यूट पावर का मतलब यह है कि इस देश के इंस्टीट्यूशंस मायने नहीं रखेंगे, इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर मायने नहीं रखेगा, इस देश के भीतर में कोई भी सरोकार आपके जनता से हो सकते हैं, यह बिल्कुल मायने नहीं रखेंगे। तभी तो इस दौर में जब एडीआर की आप लिस्ट देखते हैं, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया, और वो जब आंकड़े बतलाता है कि इस दौर में हर तीसरा विधायक उस पर आपराधिक मामला दर्ज है, पार्लियामेंट के भीतर हर दूसरा और तीसरा शख्स दागी है जिस पर क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, जब यह मैसेज आता है कि इन लोगों की इस जमा संपत्ति में इजाफा 5 बरस के भीतर तकरीबन 200% तक होता है, तो शर्म आनी चाहिए कि इस देश के भीतर की परिस्थिति में आम आदमी कहां खड़ा है। एक फैसला नीतीश कुमार का जिसमें दूसरे राज्यों से भी लोग आकर परीक्षा दे सकते हैं, एक विरोध बीजेपी का, उस बीजेपी का विरोध जो इस देश के भीतर में अपने ही राज्यों में नौकरी दे पाना तो दूर की बात है, उस नौकरी के लिए कोई उम्मीद का जिक्र भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। एक जिक्र ममता बनर्जी का,
जिनके निशाने पर मोदी हो सकते हैं, लेकिन जब सियासत साधी जाती है तो अब कांग्रेस को भी कहने से हिचकते नहीं कि राज्य में आप निशाने पर लेंगे और सोचेंगे वहां आकर हम आपकी पूजा करें। यह परिस्थिति राजनीतिक तौर पर महज टकराव नहीं है, यह पहली बार भारत की राजनीति में 2024 कितना क्रूशियल होता चला जा रहा है। और उसके लिए तमाम जगहों पर जो प्लानिंग अपने तौर पर हो रही है वो 3 स्तर की प्लानिंग बहुत साफ है। पहले स्तर पर है कि सत्ता को बतलाना है कि वह विपक्ष में है, यानी सत्ता में रहते हुए 10 बरस पुराने किस्से कहानियों को इस देश के सामने बिखेर देना है कि इस देश में किस तरीके की अराजक परिस्थितियां थी। दूसरी तरफ विपक्ष की प्लानिंग अपने तौर पर कि मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने सब कुछ तबाह कैसे कर दिया है और हम उस तबाही से बचने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, तो किसी एक कार्यकर्ता की मौत हो जाए या चुनाव में 50 से ज्यादा या 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाए, यह मायने नहीं रखता है, डेमोक्रेसी मायने रखती है। तो लोकतंत्र हाशिए पर होगा तो यह सब कुछ होगा ही। हर के पास अपने अपने ढाल इस दौर में बनकर खड़े हो गए हैं। भूल चुका है हर कोई कि इस दौर में भारत की राजनीति कितनी रईस हो गई और यहां के लोग कितने गरीब हो गए। गरीब ही नहीं हो गए बल्कि उस रईस राजनीति के ऊपर आकर टिक गए हैं, जहां उनके पास कोई दूसरा रास्ता उन्हें जिंदगी जीने का सूझ नहीं रहा है। क्या आंकड़ों के आश्रय, चाहे वो मुद्रा योजना हो या डिजिटल इंडिया हो, अगर आंकड़ों के आश्रय आप देखना शुरू कीजिएगा तो मोदी सरकार के आंकड़े इस देश के लगभग 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को, आप कहेंगे 200 करोड़ क्यों कहा, आंकड़े 200 करोड़ के पार करते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चाहे वह उज्ज्वला योजना का मसला हो, चाहे वो बीमा योजना हो, जब इन सारे आंकड़ों को जब आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा इतने सारे लोगों को इन्होंने लाभ दे दिया है। और लाभार्थी जब खड़े हैं तो चुनाव तो जीत ही जाएंगे। तब ऐसे में विपक्ष क्या करे? तो विपक्ष अपने आंकड़ों को लेकर भी आता है, अपनी उपलब्धियों को भी गिनाता और उसके ठीक सामने मौजूदा केंद्र की सत्ता की उन तमाम कुरीतियों को रखता है जिसमें लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और इस टकराव के बीच में 2024 का प्लान बहुत साफ है। एक एक सीट जो पाई है उसको गंवाना नहीं है। तो क्या मौजूदा वक्त में नहीं गंवाने की परिस्थिति कल तक बाहुबल और पैसे का बल था? अब उसके बात आगे निकल गई है जिसमें समूचा सिस्टम हमारे लिए काम करेगा। वो पंचायत चुनाव में भी करेगा, वो विधानसभा में भी करेगा, और तो लोकसभा जब सामने खड़ा है तो उसमें क्यों नहीं करना चाहिए, उसमें भी करेगा। और ऐसे में आप चुनाव आयोग मत देखिए, ऐसे में भूल जाइए कि कोई सो मोटो अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट कोई पहल करेगा। पार्लियामेंट से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता है। तो जब वो पार्लियामेंट ही इस दौर में नई बिल्डिंग के साथ नए लोकतंत्र को जीने की शुरुआत करने की चाहत में इस दौर को देखना चाह रहा हो, तो फिर हम और आप क्या करें? सिर्फ यह सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए।